नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज नवंबर महीने का आखिरी दिन और कल यानी अगले ऑफिशियल डे से स्कूल का टाइमिंग चेंज हो रहा है। कुल मिलाकर के 1 घंटे की रिलीफ मिली है और अब दोनों टाइम सेल्फी लेकर के इन और आउट करना होगा। ये व्यवस्था अगले सोमवार से लागू हो रहा है, यानी 2 तारीख से। साथियों, सरकार ने जो कुछ कुछ डिसीज़न लिए हैं शिक्षा विभाग और शिक्षण व्यवस्था को लेकर के, जैसे अब त्रैमासिक एग्ज़ाम होगा, जिस पर चर्चा भी हुई थी कल विधानसभा में। सरकार ने डिसीजन ले लिया है, ये स्वागत करने योग्य सरकार का फैसला है। और दूसरा, जो समर वेकेशन जो अब होगा उसमें कोई भी क्लास करने नहीं होंगे, यानी फुल फ्लैज छुट्टियां रहेंगी समर वेकेशन में, लेकिन गर्मी की स्थिति के अनुसार छुट्टी होगा। जब सरकार को लगेगा, वहाँ के डीएम को लगेगा कि ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, अब यहाँ समर वेकेशन होना चाहिए, उसी अनुरूप होगा। और इसी तरह विंटर का वेकेशन भी, यानी पहले जो होता था पुरानी व्यवस्था में जो थी कि 25 अक्टूबर से लगातार 31 अक्टूबर तक विंटर की छुट्टी होती थी, 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जाड़े की जो छुट्टी होती थी, उस तरह छुट्टी नहीं होगी। लेकिन डीएम को ये आदेश दिया गया है कि ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो आप अपने अपने ज़िले में अपने अनुसार छुट्टियां दे सकते हैं। ये अच्छी पहल है सरकार की, इसका स्वागत करना चाहिए। और अब जैसे कुछ साथी ने सवाल पूछे थे कि और उनका 6 दिवसीय ट्रेनिंग का भी लेटर आ गया और पैक्स चुनाव में भी ड्यूटी लगी है। तो ऐसे जिन जिन साथियों के साथ हुआ है या उनका लेटर दोनों तरफ से आ गया है, वो सोमवार को सुबह 9:30 से 10 बजे तक जाकर के वहाँ पे ज्वाइन करें, जहाँ उनकी 6 दिवसीय ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे। और उसके बाद जो वो चुनाव में जो ड्यूटी लगी है वो लेटर लेकर के जाएं और एक आवेदन लिखें वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनके नाम से, उस लेटर को अटैच करें, आपको छुट्टी मिलेगा। अभी क्योंकि मेरी भी ट्रेनिंग थी, वहाँ पे ऐसा हुआ था, और जिनका जिनका चुनाव की ट्रेनिंग में जाना था उनको छुट्टी मिली थी, वो आवेदन लिखे थे और उस लेटर को अटैच किए थे। तो इसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, आप आवेदन लिखेंगे, उस लेटर को अटैच करेंगे, आपको छुट्टी मिलेगी, वहाँ से जाने दिया जाएगा आपको। तीसरी चीज़ है जो मैंने आप लोग से कहा था, कोई भी चीज़ मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ। मैंने एक दिन कहा था कि तीसरे बच्चों के लिए भी मातृत्व अवकाश मिला है। वो लेटर वो खुद महिला टीचर ने मुझे भेजा है, क्योंकि वो लड़ कर के ली थी। उसका पीडीएफ मेरे पास आ गया है, आज मैं उसको जारी करूँगा। उनकी स्वीकृति भी मुझे मिल गई है, उन्होंने कहा है कि आप दे सकते हैं, भेज सकते हैं। तीसरे बच्चों के लिए मातृत्व अवकाश जो 6 महीने का होता है वो उन्होंने लिया था। जनरली ऐसे साधारणतः 2 बच्चों के लिए ही मिलता है। अगर 2 बच्चे आपके पहले हैं ज्वाइन करने से पहले तो नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने तीसरे बच्चे के लिए भी लिया था, और उस पीडीएफ को मैं जारी कर रहा हूँ आज, जो लगभग 1-1.5 महीने पहले मैंने आपसे कहा भी होगा नहीं, कहा ही था कि उनकी स्वीकृति नहीं मिली है, इसलिए मैं लेटर जारी नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने बाकायदा फिर से उसका पीडीएफ भेजा है, स्वीकृति प्रदान की है, आज वो पीडीएफ मैं जारी करूँगा। मेडिकल लीव भी आप लोग को मिलेगा प्रोबेशन पीरियड में। जो TRE 1 TRE 2 के जो साथी हैं, कुछ लोग को मेडिकल लीव चाहिए और नहीं मिल रहा है, मिलने में परेशानी होती है, तो आप सीधा DO कार्यालय जाएं, अपनी स्थिति से अवगत कराएं, आवेदन लिखें। अगर वो आनाकानी करते हैं, नहीं देते हैं, तो उनसे बोले कि आप लिखित दीजिए कि ऐसा प्रावधान नहीं है, मेडिकल लीव देने का प्रावधान प्रोबेशन पीरियड में नहीं है। लिखित मांगे उनसे, वो आपको लिखित नहीं देगा। जो टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, उस टोल फ्री नंबर पे भी आप पूछेंगे तो मेडिकल लीव देना है,
इसीलिए आपको मेडिकल लीव भी मिलेगा, लेकिन लेने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। दूसरी चीज़, साथी आप बार बार पूछ रहे हैं, कई सारे साथियों ने फ़ोन करके भी पूछा है और मैसेज भी कर रहे हैं व्हाट्सएप पे कि आवेदन कैसे करना है। विस्तृत गाइडलाइन शिक्षा विभाग ने नहीं जारी किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि किस आधार पे आपको छुट्टी चाहिए, तो वो आधार बताना होगा आपको। तो उसके लिए मैंने पहले भी कहा था, लगभग 2 वीडियो पहले, कि ये स्थानांतरण शिक्षा विभाग कर रहा है। इसलिए आप आवेदन में लिखे थे सेवा में शिक्षा विभाग बिहार सरकार, पर्टिकुलर कोई पोस्ट का नाम आप नहीं लिखेंगे, मंत्री का नाम या फिर एसीएस महोदय का नाम नहीं लिखेंगे, शिक्षा विभाग कर रही है। और विषय देंगे स्थानांतरण के संबंध में। महाशय, सेवा में सभी निवेदन है कि मैं अपना डिटेल भरेंगे, उसके बाद आपका पदस्थापन कहाँ पे है, किस एडवर्टाइजमेंट के आधार पे हुआ है, वो सब डिटेल लिखेंगे। उसके बाद जो मेन थिंग होगा, मेन चीज़ें होंगी कि आपको स्थानांतरण क्यों चाहिए। आप माता पिता के अकेले संतान हैं, आप घर से 250-300-400 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, आपके घर पे कोई आपके माता पिता को देखने वाला नहीं है, उनकी तबीयत खराब रहती है, या कोई भी जो मैटर आपको लगे, जिस ग्राउंड पे आप लेना चाहते हैं वो उसमें मेंशन करेंगे। और उसके बाद लास्ट में अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरी उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए यथाशीघ्र स्थानांतरण करने की कृपा करें। उसके बाद नीचे फिर अपना डिटेल, आपका विश्वास भाजन या विश्वासी, विद्यालय अध्यापक, अपना नाम भी लिखेंगे और डिटेल सारा कुछ भर देंगे। इस तरह से फॉर्मेट होगा। जो वायरल हो रहा है एक फॉर्मेट व्हाट्सएप पे, वो शिक्षा विभाग ने जारी नहीं किया है। और थोड़ा सा आप अपना भी दिमाग लगाइए, अगर एप्लीकेशन भी आपको नहीं लिखने आता है सही से, जो उसने गाइडलाइन जारी किया है, तो थोड़े से चिंतन की बात है। हालांकि मैंने 80% चीज़ें आपको बता दी हैं। अभी एप्लीकेशन इस तरह का ऐसे होगा। तीसरी चीज़ कि सरकार से 2-3 बातें मैं अपील भी करना चाहूँगा कि अभी जो स्कूल की परिस्थितियाँ हैं, बच्चे नहीं आते हैं बहुत सारे स्कूलों में, उत्क्रमित कर दिया गया है, बच्चे आते नहीं हैं, कोचिंग के भरोसे रहते हैं। मैं खुद बच्चे को लाने की कोशिश की थी अपने स्कूल में, गार्जियन आकर बोले कि आप फर्स्ट डिवीज़न की गारंटी दीजिएगा स्कूल में। ये चीज़ दोनों तरफ से चलेगी। बच्चे आएंगे तो टीचर पढ़ाएंगे, टीचर खुद मेहनत करेंगे क्योंकि बच्चे को पढ़ाना है, और इस तरह स्कूल में एक माहौल क्रिएट होगा जहाँ पे अभी उत्क्रमित विद्यालय हुए हैं, वहाँ पे 9, 10, 11, 12 में बिल्कुल बच्चे नहीं आते हैं या विश्वास नहीं करते हैं उन स्कूलों में। अगर सरकार ये कहे कि जो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं उनका नाम काट करके हटाइए, बच्चे डर से आएंगे स्कूल में। अगर ये चीज़ें लागू नहीं हुई तो बच्चे को लाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके गार्जियन ही आके लड़ जाते हैं कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, मेरा बेटा कोटा रहता है, एडमिशन है तो रहने दीजिए। वो लोग लोकल हैं, कौन लड़ सकता है उनसे। टीचर दूर दराज के इलाके से गए हैं वहाँ पे पढ़ाने। सरकार को इस पे इनिशिएटिव लेना चाहिए। और झूठ मूठ का नाम क्यों दर्ज है उसमें, जब बच्चे स्कूल में आते ही नहीं है तो फॉल्स अटेंडेंस बनाना पड़ता है। जैसा कि पहले चर्चा थी कि बच्चों का भी अटेंडेंस लगेगा। अगर ये व्यवस्था हो जाए तब शायद इसमें थोड़ी बहुत सुधार आए, और आगे जो परिस्थितियां बनेगी वो खैर देखा जाएगा। दूसरी है, जो पाठक जी ने एक अहम पहल किया था जिसका मैं स्वागत भी करता हूं, कि स्कूल के समय में कोचिंग बंद हो। अगर स्कूल टाइमिंग के समय में कोचिंग बंद हो तो बच्चे ज़रूर स्कूल आएंगे। अगर बच्चे स्कूल नहीं आए तो लाख टीचर बहाल कर लेंगे, स्कूल का व्यवस्था नहीं सुधरेगा। बच्चों का स्कूल में आना ज़रूरी है। जब बच्चे आएंगे तो टीचर भी पढ़ाएंगे, वो खुद भी मेहनत करेंगे, खुद पढ़ेंगे।
नहीं तो वो जो पढ़ाने वाले टीचर हैं ना, वो भी अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में नहीं भेजेंगे। अभी तो खैर नहीं भेजते हैं, आगे भी ये व्यवस्था बनी रह जाएगी। इसीलिए मैं सरकार से आग्रह कर रहा हूँ, अगर मेरी बातें वहाँ तक पहुँच रही है तो, कि बच्चों को स्कूल में लाने की व्यवस्था की जाए। ये दोनों तरफ के सहयोग से होगा। टीचर, एचएम मेहनत तो करेंगे ही, सरकार भी कुछ अधिकार दे कि उन बच्चों का नाम काट करके हटा सके, और सरकार एकदम कड़े रूप से इंतज़ाम करें कि स्कूल टाइमिंग में कोचिंग नहीं चले, तभी जा कर के स्कूल का व्यवस्था सुधरेगा। नहीं तो बिल्कुल नहीं सुधरेगा, और आगे ये फिर टीचरों पे दोषारोपण होता रहेगा कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, और इसी कारण वो टीचर भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाएंगे, और ये दोहरी व्यवस्था चलती रहेगी। एक गांव का स्कूल, एक शहर का स्कूल, एक गरीबों का स्कूल, एक अमीरों का स्कूल। और जब सवाल पूछा जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो हमेशा अमीर वाले बाजी मार ले जाएंगे। जैसा कि आप यूपीएससी का आंकड़ा उठा कर देखिए, आजकल ज़्यादा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले आते हैं। आईएएस निकलने वाले का आंकड़ा देखिए, उठा लीजिए। आपके यहाँ से सरकारी विश्वविद्यालयों से पढ़े हुए एक आध दो मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, नहीं तो आपके जो 9 या 10 यूनिवर्सिटी है ना बिहार में, उससे ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे आईएएस नहीं बन रहे हैं। अभी मैं लेटेस्ट आंकड़ा कह रहा हूँ, ऐसे नहीं कह रहा हूँ। उसका जड़, उसका नींव यहीं से मजबूत होगा। अगर सरकार चाहती है स्कूल की व्यवस्था सुधरे, तो ये चीज़ें उसको करनी पड़ेगी। बाकी साथियों, 2-3 बातें आपने कही हैं कि वीडियो लंबा नहीं करें सर। आपकी बातें तो ऑथेंटिक होती है कि वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है, तो मैं समझ सकता हूँ, आपको उबाऊ भी लगता होगा। लेकिन आज शनिवार था, इसलिए आप थोड़ा सा सुन लें। कुछ बातें एसीएस महोदय ने भी अपने शनिवार में जो यूट्यूब लाइव करते हैं उसके द्वारा उन्होंने जो बातें कही हैं, उसमें कुछ बातें निकल कर के आई हैं जो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को जानना चाहिए। स्कूल में एक दिन नॉन यूनिफॉर्म की उन्होंने बात कही है। जैसे एक सवाल पूछा गया था कि यूनिफॉर्म गंदे हो जाते हैं, फिर उसको वॉश करने के लिए डालते हैं, सूखता नहीं है, इसलिए एक दिन नॉन यूनिफॉर्म की उन्होंने बात कही है कि एक दिन आप बिना यूनिफॉर्म में आ सकती हैं। ये सवाल इसीलिए उठा कि मांग किया गया था कि 12:30 बजे तक शनिवार को स्कूल किया जाए। फिलहाल इस पर सहमति नहीं बनी है, और मुझे लग रहा है कि इस पर विचार बनने की संभावना बहुत ही कम है। दूसरा कि विंटर वेकेशन की बात हो ही गई, जो डीएम को आदेश दिया गया है, वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार वो जाड़े की छुट्टी करेंगे। तीसरा परिभ्रमण, यानी कि जो बच्चों को घुमाने ले जाया जाता था, सरकार की जो योजना है उसमें इस साल बहुत सारे स्कूल छूट गए हैं। वहाँ के बच्चे परिभ्रमण में यानी घूमने नहीं जा पाए हैं, तो उन स्कूलों में परिभ्रमण का कार्यक्रम कराया जाएगा। ये बहुत ही जल्दी होगा। जैसे टाइमिंग को लेकर के मल्टी स्लॉट की बात कही है उन्होंने, ये वहाँ के एचएम पे डिपेंड करेगा। मल्टी स्लॉट यानी बड़े बच्चे को कितने बजे बुलाना है, छोटे बच्चे को कितने बजे बुलाना है, जिसमें कमरे कम है वहाँ के एचएम अपने अनुसार ये निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे स्कूलों में बहुत सारे बच्चे हैं, कमरा उपलब्ध नहीं है। वहाँ पे ये चीज़ें लागू करने की बात एसीएस महोदय ने कही है। एक बात और कही है कि प्रथम रो में जब क्लास चल रहा है तो प्रथम रो में कमज़ोर बच्चों को बिठाने के लिए उन्होंने कहा है। ये बातें अच्छी भी है कि वो पीछे क्या कर रहे होते हैं, टीचर का ध्यान नहीं जाता है। आगे आपका ध्यान जाएगा जब आप पढ़ाएंगे, तो इसलिए कोशिश करेंगे हम लोग कि कमज़ोर बच्चे को आगे बिठाए। ये टीचर चाहेंगे तभी होगा, क्योंकि जनरली क्लास में कमज़ोर बच्चे पीछे ही बैठते हैं, उनको बुला करके आगे बैठने की व्यवस्था करनी होगी। सेवा निरंतरता ये एक बड़ा सवाल है। जैसे कि शिक्षा मंत्री ने कल कह दिया था कि इस पर विचार करेंगे, इस पर कोई विचार करने की बात ही नहीं चल रही है। शिक्षा मंत्री को फटकार लगी है, आप समझ लीजिए। सेवा निरंतरता देने के लिए और बोलने के लिए,
और मैं कह रहा हूँ ये नहीं मिलेगा तो नियोजन वाले साथी फिर से कोर्ट जाएंगे। ये निश्चित है। सरकार अपने स्तर पे देने के मूड में नहीं है। हालांकि ये मैं आज की बातें कर रहा हूँ 30 नवंबर की। कल क्या होगा ये नहीं जानता हूँ, लेकिन अभी तक ऐसी ही परिस्थितियाँ हैं। और मैं फिर से आप लोगों से गुजारिश करूँगा, सॉरी एक बात तो भूल ही गया बताना आप लोग को, कि ट्रांसफ़र की जो परिस्थितियाँ बन रही है, जिस पे आप लोग इंतज़ार भी कर रहे होंगे कि मैंने अभी तक ट्रांसफ़र वाले सेगमेंट पे बात ही नहीं की है। बहुत सारे साथियों का जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि सभी लोगों का ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसकी संभावना अभी तक कम है। आगे अभी 1 से 1.5 महीना बचे हैं। हो सकता है कि ये फरवरी में जाकर के कंप्लीट हो। तब तक जो परिस्थितियां बनेगी उससे अपडेट होंगे हम लोग। आज भी शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है उसमें गंभीर बीमारी वाले की बात कही गई है और विशेष परिस्थिति वाले की बात आज भी कही गई है। इसलिए जो जनरल ट्रांसफ़र की जो बातें हैं, जो एसीएस महोदय ने कह दी थी सभी लोग आवेदन करिए, उसकी मुझे संभावना कम दिख रही है। और आगे क्या होगा या आने वाला समय बताएगा। इसलिए अपना अपना माइंड मेकअप करके रहें। दूसरी चीज़ें, मैं उस दिन शिक्षा विभाग गया था, कुछ साथी को आने के लिए भी कहा था, तो लोग इतने डरे थे कि कैसे जाएंगे शिक्षा विभाग, अभी प्रोबेशन पीरियड में है। जब आप लड़ नहीं सकते हैं तो बिना लड़े किसी को कुछ मिला भी नहीं है। सरकार अपने तरीके से हैंडल कर रही है, वो करना होगा करेगी, नहीं करना होगा नहीं करेगी। आप क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने आपको डराया था कि मत जाइए, अशोक क्रांति बेवकूफ़ है, पागल है, क्यों जा रहा है शिक्षा विभाग। मैं गया था, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि मेरे सामने भी वो लेटर टाइप हुआ है जिसमें ट्रांसफ़र की बातें दोबारा निकल के करके आई। पुनः ट्रांसफ़र शुरू करने के बाद करने के लिए जो लेटर निकला था, उसी दिन मैं वहाँ था शिक्षा विभाग में। क्या हुआ, ऐसे डरेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला जीवन में। डरते रहिए और ज़्यादा इंटेलेक्चुअल मत बनिए। बहुत सारे लोग इंटेलेक्चुअल है, हम क्यों जाएं, हैं, जाने दो, करता है तो करता है, वो तो नेतागिरी कर रहा है इसलिए जा रहा है, हैं, उसको नेतागिरी करना है। एक साथी कह रहे अरे वो तो अपना यूट्यूब चैनल चला रहा है इसलिए। आप कीजिएगा ऐसे, यूट्यूब मेरे लिए कुछ नहीं है। वो आपको पहले भी कहा हूँ, यूट्यूब चलाने वाले दिन में 5 वीडियो डालते हैं और अनाप शनाप बकते रहते हैं। और सोर्स की बात की थी, कोई सोर्स कुछ नहीं होता है, ऐसे ही बोलते हैं वो। सोर्स है तो प्रमाण भी दीजिए, किस सोर्स से बात करते हैं, कि कोई प्रमाण नहीं देता है। मैं प्रमाण भी डाला था कि कैसे काम कर रहा हूँ, किया हूँ, और आगे जितना भी समय मिलेगा काम करूँगा। इसीलिए जहाँ जहाँ जिस जिस ज़िले में आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, और मैंने कई सारे साथियों को कहा कि वहाँ पे लिंक भेजिए, आप लोग डिलीट कर रहे हैं बीपीएससी शिक्षक साथियों, ये गलत कर रहे हैं। नहीं तो आप लोग एक, जैसे होता है ना, हर एक टोला मोहल्ला में अपने अपने को तिस्मार खां समझते हुए रह जाइएगा। जब तक एक मंच पे नहीं आएंगे बड़ी लड़ाई जीत नहीं पाएंगे। इसलिए आपको एक साथ एकजुट होना ही पड़ेगा, चाहे आज मेरी बातें ख़राब लग रही हो आपको। और इसका प्रमाण ये है कि सरकार ने आपको वरीय बनाया था। सरकार ने कहा था कि बीपीएस शिक्षक वरीय होंगे और स्कूलों में उनको प्रभार दिया जाए, लेकिन हुआ क्या, मिला? आप ले पाएँ? नहीं ले पाए। नहीं लड़ेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। नियोजित वाले शिक्षक साथियों ने लड़ करके उस आदेश को कैंसिल करा दिया, और अभी जब उनको निरंतरता मिल जाएंगी तो आपसे वरीय हो जाएंगे। अभी 20 नवंबर को जब वो ज्वाइनिंग लेटर देने गए तो आपसे जूनियर हैं वो अभी के हिसाब से, लेकिन वो जाएंगे कोर्ट में, मुझे पता है। ऐसे निरंतरता उनको नहीं मिलेगी, कोर्ट उनको देगा तो वरीय होंगे। आप क्या करेंगे? खासकर बीपीएससी शिक्षक साथियों से मैं पूछ रहा हूँ, नहीं लड़ेंगे कुछ नहीं मिलेगा। नियोजित वाले जो शिक्षक हैं वो आपके स्कूल में एचएम बन के आ जाएंगे। मिडिल स्कूलों की बात कर रहा हूँ, पीआरटी में आएंगे ना, और आप बीपीएससी शिक्षक हैं। जब आपसे वो जूनियर हैं
ज्वाइन किए 20 नवंबर को, तो एक मामला ये भी बनता है कि वो कैसे हो सकते हैं। सरकार ने जो कहा है अनुभव का लाभ देने के लिए, तो किनको अनुभव का लाभ? वो नियोजित वाले जो हरियाणा पंजाब में कमाने जा रहे थे और सरकार ने 1500 की नौकरी दे दी, वही एचएम बनेंगे वो। ये सब आपकी कमजोरी की वजह से होगा। इसीलिए लड़िए, लड़ना पड़ेगा। एक साथ होइए, एकजुट होइए। और जिस जिस ज़िले में जो एडमिन हैं उनसे मैं आग्रह कर रहा हूँ कि बातें करें, आप अपने ज़िलों को संभालें, लेकिन एक साथ हों। यहाँ पे पूरे बिहार लेवल पे हम लोग एक साथ हों और होना पड़ेगा। कॉल करिए, बातें करिए। मैं अपना नंबर बार बार अपने वीडियो में कहता हूँ, आप लोग नोट करें नंबर 9470255684। ये मेरा कॉलिंग नंबर भी है, व्हाट्सअप नंबर भी है। जुड़िए, एक साथ रहिए। और जो साथी मेरा वीडियो देख रहा है, वो वीडियो को दूर दूर तक, जहाँ जहाँ बीपीएससी शिक्षक साथी हैं उन तक पहुँचाएं, ताकि वो सोचें, इन चीज़ों पर चिंतन करें। और अंत में फिर कहूँगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि बातें सभी बीपीएससी शिक्षक साथियों तक पहुँचे। धन्यवाद। मैं अशोक क्रांति।